नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। देश में जल्दी ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बनेगा। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बनने से इस सेक्टर में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। वहीं प्रस्तावित बिल के मुताबिक बिल्डर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी। अगर डेवलपर प्रोजेक्ट्स में गुमराह करने वाले विज्ञापन देता है तो उसके लिए भी सख्त सजा का प्रावधान बिल में शामिल है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक कोई भी डेवलपर सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट में देरी नहीं कर सकता। पहली बार अगर गलती होती है तो उसके करने पर प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10% पेनल्टी लगेगी। वहीं दूसरी बार जेल की सजा का प्रावधान बिल में शामिल है। साथ ही डेवलपर को हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से बैंक अकाउंट बनाना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता से बातचीत करते हैं। उज्जवल नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, बिल में क्या कुछ बातें शामिल हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल का, इस बार दूसरी बार इसे रिव्यू किया जा रहा था। क्या कुछ बातें शामिल हैं बिल में? देखिए, काफी अहम फैसला है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को देखा जाए, काफी समय से रियल एस्टेट रेगुलेटर की मांग हो रही थी और इसमें जो रियल एस्टेट के जो डेवलपर जो गलत विज्ञापन दिखाते हैं, सबसे बड़ी गाज उन पर गिरेगी। क्योंकि अगर गलत वादे करते हैं डेवलपर और उसको पूरा नहीं करते हैं तो ऐसा गलत पाए जाने पर रेगुलेटर उनके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% उन पर फाइन लगा सकता है। इसके साथ साथ रेगुलेटर को ये भी अधिकार है कि उनको 3 साल की सजा के लिए भी वो रिकमेंड कर दे। तो काफी कड़े प्रावधान होंगे। इसके अलावा जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो दूसरे कई विवाद होते हैं, उन विवादों को भी जो डेवलपर और जो कस्टमर के बीच जो विवाद होता है उसको भी फास्ट निपटारा के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर काम करेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में कई प्राइसिंग इश्यूज को भी रियल एस्टेट सेक्टर रेगुलेटर देखेगा। तो इन तमाम पहलुओं को हम देखें तो ये एक नियामक होगा। ये इस बिल को अपनी मंजूरी दी है आज कैबिनेट में और इसके बाद ये रेगुलेटर का जब गठन होगा तो इस जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो अब तक काफी इरेगुलेटेड है, हालांकि बहुत बड़ा सेक्टर है इस देश में, उसमें एक रेगुलेशन आएगा और हम देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में बेहतर प्रैक्टिसेस इस सेक्टर में होंगे और इस सेक्टर का डेवलपमेंट भी होगा। जी उज्जवल, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि डेवलपर्स को जो जब सेल करेंगे फ्लैट्स या फिर प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेंगे, कंज्यूमर्स को निश्चित तौर पर पावर तो दी गई है, लेकिन 70% जो फंड वो कंज्यूमर से लेंगे उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। इस तरह का भी प्रावधान है? बिल्कुल, जो अब तक जो बातें निकल कर आई है उसके बारे में ये भी प्रावधान है और ये खास तौर पर अभी जो प्रैक्टिसेस है डेवलपर के बीच की, वो एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय उसमें जो पैसा कस्टमर से इकट्ठा होता है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा तीसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और इससे एक तरह से हम देखें कि अधिकतर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिले होते हैं प्रोजेक्ट और इसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं जो डेवलपर है वो देता है। तो इन तमाम जो हित है कस्टमर्स के, उसको सुरक्षित रखने में रियल एस्टेट रेगुलेटर मददगार साबित हो सकता है। जी, इसके अलावा उज्जवल, जैसा कि आप पहले भी दोहरा रहे थे, इसमें सख्त सजा का तो प्रावधान है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, सपोज किसी बिल्डर ने प्रोजेक्ट बेचा है किसी कंज्यूमर को और उस प्रोजेक्ट में देरी होती है तो उस समय रिफंड इंटरेस्ट के साथ भी होगा। क्या ये भी प्रावधान बिल में शामिल है? साफ तौर पर देखिए, अभी भी जो करार होते हैं, जो डेवलपर और जो कस्टमर के बीच करार होता है, उसमें जो डेवलपर है वो वादा करता है कि वो देगा इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट चुकाएगा अगर डिले होता है तो। लेकिन जनरल प्रैक्टिसेस में हम इसको नहीं देखते हैं। अगर कस्टमर इंटरेस्ट लेना चाहता है डिले होने पर अपने डेवलपर से, तो उसको कोर्ट में जाना होता है, जो कि काफी लंबी प्रक्रिया है। इसकी वजह से कोई कस्टमर जाता नहीं है। इसके अलावा डेवलपर अगर कोई उनके खिलाफ कोर्ट में जाता है तो उसका जो उसको मकान की होल्डिंग देने में और ज्यादा वक्त लगा देते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं कई तरीकों से। तो जनरली जो डेवलपर का अपर हैंड होता है, कस्टमर हमेशा दबा रहता है।
तो इन चीजों से उबरने में जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि रेगुलेटर जो है, ये रियल एस्टेट रेगुलेटर मददगार साबित होगा, एक बड़ा हथियार बनकर सामने आ सकता है आने वाले वक्त में जो रियल एस्टेट सेक्टर में कस्टमर्स के हाथ में। बिल्कुल उज्जवल, और जानकारों का भी ये मानना है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए ये रियल एस्टेट रेगुलेटर एक तरह से काम करेगा और कारगर साबित भी होगा। इसका लक्ष्य भी है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाई जाएगी। उज्जवल, आपके पास दोबारा लौटेंगे। नवीन रहेजा इस वक्त चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं नारेडको से। और रहेजा जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट में, कंज्यूमर्स को ज्यादा पावर होगी अब। थैंक यू वेरी मच। जो रियल एस्टेट रेगुलेटर है, देखिए इस देश में रेगुलेटर तो होना ही चाहिए जी, क्योंकि इस देश के अंदर जो रियल एस्टेट का जो ओवरऑल सिस्टम है उसके अंदर काफी खामियां हैं और बहुत चीजें जो है वो बहुत ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट हैं। तो इसका फायदा बहुत से जो अनस्क्रूपलस लोग होते हैं, डेवलपर्स होते हैं या अनस्क्रूपलस बिल्डर्स होते हैं या लोकल माफिया होते हैं, तो वो उसका फायदा उठाते हैं, गलत प्लॉट में बेचते हैं, गलत कमिटमेंट्स करते हैं, बिना गवर्नमेंट के सैंक्शंस के जो है प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं जो बाद में उनको डिमोलिश कर देती है गवर्नमेंट कई बार, और लोगों का नुकसान होता है। तो ये सारी चीजों को देखा जाए तो रियल एस्टेट रेगुलेटर जो है कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि रियल एस्टेट रेगुलेटर जो है वो खाली बिल्डर्स के ऊपर, उन बिल्डर्स पे लगाया जा रहा है जो बिल्डर्स ऑलरेडी जो है विद इन नॉर्म्स काम करते हैं। या आपने इसमें बहुत सारे लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया है जो इलीगल कॉलोनीज काटते हैं, प्लॉटिंग करते हैं और कैश ट्रांजैक्शन से लोगों को ठगते हैं, उनमें ये उसको एप्लीकेबल ये नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलेटर जो है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। नंबर 2, इस रेगुलेटर में एक और एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि जो लोग, जो डेवलपर्स, इनका अपना कसूर नहीं होता, गवर्नमेंट सैंक्शंस या गवर्नमेंट के बीच में कोई रेगुलेशन आ जाती है, कोई और कारण से उनका डिले हो जाता है प्रोजेक्ट, तो उसको ये, अगर डेवलपर का कसूर हो तो डेवलपर को जिम्मेदार बनाए और अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कसूर है तो गवर्नमेंट एजेंसी को जिम्मेदार बनाए। तो ये बराबर होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। हक जो है हर एक को बराबर होना चाहिए। गलत काम जो करता है, जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। इसीलिए मिस्टर रहेजा, जैसा कि बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस बिल के जो फीचर्स हैं उसमें ये भी शामिल है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हर स्टेट में होगी और जो भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उन पर फोकस किया जाएगा और जो कंज्यूमर सफर कर रहे हैं दरअसल ग्राउंड जीरो से, उनको एक तरह से पावर देने की कोशिश है इस बिल के जरिए। एक रेगुलेटर जो एक वॉचडॉग का काम करेगा। जाहिर सी बात है, आप सही दोहरा रहे थे कि यहाँ पर बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि क्या ब्लैक मनी को कर्टेल करने के लिए ये बिल कारगर साबित होगा? इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे? मुझे ये रेगुलेटर से तो ब्लैक मनी मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोल होगी या इससे प्रमोट होगी। ब्लैक मनी जो मार्केट है वो एक डिफरेंट तरीके से काम करती है। क्योंकि मिस्टर रहेजा, ये भी कहा जा रहा है कि 10% तक एडवांस ले सकते हैं बिल्डर अगर एग्रीमेंट नहीं बना है कंज्यूमर से। तो ऐसे में कुछ एक उम्मीद है कि जो ब्लैक मनी पनपती है, क्या उस पर लगाम लगाने की कोशिश है? ब्लैक मनी जो पनपती है वो आपस में एक बिल्डर की और एक कंज्यूमर की म्यूचुअल डील होती है। वो डील को वो किसी भी तरीके से कभी भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। तो इससे कितना इफेक्ट आएगा ब्लैक मनी कंट्रोल करने में मैं नहीं जानता। लेकिन जो अच्छे बिल्डर हैं आज की डेट में, वो ऑलरेडी, मेरे को नहीं लगता कि वो ब्लैक मनी में डील करते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि उनके लार्ज सेटअप्स होते हैं और अगर वो ब्लैक मनी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें चोरी और प्रिफरेज और हेरा फेरी जो है उनका स्टाफ ही कर लेगा उनसे। इसलिए बड़े डेवलपर्स, जहां तक मैं जानता हूँ, ब्लैक मनी में डील करते ही नहीं है। जी, धन्यवाद मिस्टर रहेजा हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन आम्रपाली से। मिस्टर शर्मा, आपका क्या मानना है, डेवलपर्स के लिए क्या इम्पैक्ट देगा रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल जो कि आज मंजूर कर लिया गया है कैबिनेट में, और साथ ही कंज्यूमर्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी, कंज्यूमर्स के लिए कितना बड़ा सहारा होगा ये? देखिए, अभी तो पूरा ड्राफ्ट वैसे हम लोग को देखना है, लेकिन जो पहले हम लोगों ने जिस ड्राफ्ट को देखा था उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता था कि ये बहुत ही कंज्यूमर के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कारण ये था
कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अप्रूविंग अथॉरिटी है, चाहे डेवलपर है, चाहे जो भी कनेक्टेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको इस एम्बिट में आना चाहिए था। और अगर इस एम्बिट में सिर्फ डेवलपर्स आते हैं और उनको अप्रूवल प्रोसेस में फिर भी 6 महीना, 8 महीना या 9 महीना लगता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है कंज्यूमर के लिए वो बढ़ता है। तो हमारा जो हम लोग का जो क्रेडाई का जो सोच था कि हम लोग चाह रहे थे कि कंज्यूमर के लिए 2 तरीके से बेहतर होना चाहिए था कि कंज्यूमर को का प्रोटेक्शन तो ठीक है, लेकिन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन में भी इस बिल में तभी होगा जब कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद स्टार्ट होगा। तो कॉस्ट वाइज तो कोई फायदा नहीं है। जहां तक सवाल है कि जो कभी कभी नाइट फ्लायर्स डेवलपर्स वगैरह होते थे, उनको कुछ उन पे लगाम लगाने की कोशिश की गई है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन मिस्टर शर्मा, कई बार कंज्यूमर्स भी हेल्पलेस महसूस करते हैं जब प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, उनको प्रोजेक्ट्स अपना टाइम पे नहीं मिलता। इसके लिए भी सख्त प्रावधान है इस बिल में। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अगर इसमें उस बिल में जब अप्रूव आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस बिल का जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टार्ट होता है। जो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट शुरू होने के बाद ये बिल्कुल सही है कि उसमें कंज्यूमर को एक राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो अथॉरिटी है, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, उनको क्यों नहीं इस एम्बिट में लाया गया? ये हम लोग का मानना था। अगर उस एम्बिट में लाने से तो सारी समस्या। जी मिस्टर शर्मा, शुक्रिया आपका इस बात की चर्चा करने के लिए। सुनील मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन सुनील मंत्री ग्रुप से। मिस्टर मंत्री, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे इसी मुद्दे पर। आप क्या सोचते हैं, कैबिनेट में आज मंजूरी दे दी है रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को, और क्या मानते हैं कि ज्यादा पारदर्शिता आएगी और स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी रियल एस्टेट सेक्टर की? देखिए, मेरे राय में ये बिल कुछ थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा है। थोड़ी सी इसमें मीठी बातें या स्वीटनर ये हैं कि ये सेक्टर में अधिक पारदर्शिता आएगी और कुछ हद तक ये सेक्टर जो बड़े तेजी से उभर रहा है, मुझे लगता है उसे बढ़ावा मिलेगा। ये थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। निगेटिव फैक्टर मुझे 2-3 दिखाई दे रहे हैं कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या जो प्लानर्स हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, उसको ये बिल के एम्बिट में नहीं लाया गया है, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे आप बिल्डिंग पूरी कर लो और इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले या रोड नहीं मिले या वाटर कनेक्शन नहीं मिले तो डेवलपर बिल्कुल हेल्पलेस है। ये सारी अथॉरिटी और सारे बोर्ड्स हैं, उसको ये बिल के दायित्व में लाना था। ये पहली नेगेटिव बात है जो शायद बिल में कवर नहीं हुई है। सेकेंड, कंज्यूमर को हर जगह लिटिगेशन करने का राइट है। वो सिविल कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएगा और रेगुलेटरी बिल में भी आएगा। तो मुझे लगता है मल्टीपल लिटिगेशन का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू रहेगा, वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। और थर्ड बात है कि हम चाहते हैं कि बिल के आधार पे स्पीडी अप्रूवल मिले, मतलब डेवलपर पे गवर्नमेंट भी विश्वास करें। तो वो मुझे लगता है ये बिल में कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आ रही है। तो ये कुछ बातें मुझे लगता है कि नेगेटिव दिख रही है। हो सकता है आने वाले समय में शायद हम फिर से दोबारा गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करें और ये जो कमियां बिल में है, जो ड्राफ्ट बिल में, वो शायद आने वाले समय में गवर्नमेंट उस पर विचार करे और उसे दूर करने का प्रयास करे। और ओवरऑल बिल लाना ये गवर्नमेंट का बिल्कुल प्रायोरिटी थी और शायद उन्होंने वो प्रयास किया है और निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जितनी भी हमारी डिफिकल्टीज है वो गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और कोशिश करें कि एक बैलेंसिंग एक्ट कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए और डेवलपर के लिए सबसे विन विन फॉर्मूला वाला बिल बने। ये निश्चित रूप से हमारी पूरी डेवलपर कम्युनिटी की कोशिश रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया सुनील मंत्री जी बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ रमेश प्रभु जी जुड़े हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं आप। मिस्टर प्रभु, स्वागत है आपका। आप क्या मानते हैं, कुछ एक डेवलपर्स से हमने अभी बात की, उनका मानना यह है कि बिल के एम्बिट में कुछ और शामिल किया जाना चाहिए था, यानी बिल का जो एम्बिट है या दायरा है वो नाकाफी है, इसे और बढ़ाने की जरूरत है। वैसे काफी सारी बातें बिल में शामिल हैं, आप क्या मानते हैं कितना कारगर साबित होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया एक मूवमेंट रहेगा एज फार एज कंज्यूमर इज कंसर्न, जिनके लिए ये बहुत दिन से एक हम लोग अपेक्षा लेके बैठे थे। जिस तरह से बिल आज पास हुआ है कैबिनेट में,
मुझे लगता है आने दिनों में जितने ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट में अभी चाहिए वो जरूर आएगा और इसमें बढ़ोतरी होगी। जो मल्टीपल लिटिगेशन है शायद वो भी कम होगा और जो लिटिगेशन हुई है वो ट्रांसपेरेंसी न मेंटेन करने की वजह से हुआ है। आज जो रियल एस्टेट जो बिल में जितने भी ट्रांसपेरेंसी रखा है, वेबसाइट में जो भी डिटेल डालना है करना है और जिस तरह से हर ट्रांजैक्शन के ऊपर नजर गवर्नमेंट का रहेगी, तो उससे लोगों को भी पता होगा कौन सा फ्लैट बुक हुआ है नहीं हुआ है, उसका प्राइसिंग के बारे में भी पता होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो हम कम से कम गया 20 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, रेगुलेटर चाहिए। तो मुझे लगता है इसको बहुत स्वागत करा जाएगा और मैं इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, इंतजार काफी लंबा था और अब इस तरफ कोई क्लियरेंस जरूर मिलने की उम्मीद है। बिल पास हो चुका है, कैबिनेट ने मंजूर किया है इस बिल को और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से इसे पास किया जाता है और क्या कुछ विरोध भी सामने आता है। बहरहाल प्रभु जी, आपको लगता है कि कुछ एक ऐसे लीगल मैटर्स हैं, क्योंकि इसमें सजा का जो प्रावधान है वो भी सख्त किया गया है बिल के अनुसार, और ये प्रावधान ये है कि जेल भी जा सकते हैं डेवलपर्स अगर किसी तरह गुमराह करने की कोशिश की कंज्यूमर्स को। नहीं, ये तो हमें यही चाहिए था कि यदि जो डिफॉल्टर है, जो गलत करते हैं, उनके ऊपर एकदम कठोरी कार्रवाई होना जरूरी है और जो जेल का सजा डाला है, जिन्होंने गलत किया उन्हीं को जेल का सजा होगा। तो हर बिल्डर गलत नहीं है, तो यदि वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, काम करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया जरूरी था। और इस तरह का भयानक यदि प्रोविजन हम नहीं करते, कई लोग बिल्डर बोलते हैं हम क्रिमिनल नहीं है, कोई भी बिल्डर क्रिमिनल नहीं है, बिल्डर के बिना हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन पारदर्शी पे जो काम होना चाहिए वो ये जो बिल में प्रावधान किया बहुत स्वागत कारक है और जेल का सजा जो रखा है वो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रभु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें बताने के लिए इस रेगुलेटर बिल से संबंधित। इस वक्त मिस्टर संजय दत्त हमारे साथ जुड़े हैं, एमडी कुशमैन एंड वेकफील्ड से। मिस्टर दत्त, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, आपका क्या मानना है, क्या इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पावर हो सकेगी अपने हक के लिए लड़ने के लिए, और आगे किस तरह से राह देख रहे हैं आप इस बिल के? देखिए, मेरे हिसाब से डेवलपर कम्युनिटी, इन्वेस्टर and the end user, buyer, whether investor or occupier, ये सब चाहते हैं कि इस सेक्टर में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए और रेगुलेशन आए, थोड़े बेंचमार्क्स बने जाएं जहाँ की सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। एक इन्वेस्टर भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल या HNI, एक एंड यूजर भी हो सकता है, और डेवलपर को भी प्रोटेक्शन चाहिए एक्चुअली कई चीजों से। सो रेगुलेटरी का रोल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना जरूरी है। नाउ ये साथ में ध्यान रखना पड़ता है कि आप इसको रेगुलेट करना चाहते हैं या इसको रेगुलेट करना चाहते हैं किसी दूसरी इंटेंशन से कि आप उसको एक और हर्डल बन जाए या एक और साधन बन जाए जिससे कुछ लोग पावर में आके इसको मिसयूज करें। तो एज लॉन्ग एज अगर सरकार सही पॉलिसी और सही कंट्रोल और सही नियंत्रण रखती है इसके ऊपर, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर उसको हाफ कुक्ड करा जाएगा और अच्छी तरीके से इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा और जो इसको पावर को यूज करेंगे, उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस सेक्टर पे, जो कि ऑलरेडी अंडर काफी प्रेशर है इस वक्त। जी मिस्टर दत्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई है कि सरकार वोडाफोन के साथ